आज के आपके करंट अफेयर्स 1 मार्च 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे है जिसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में से आईपीसीसी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले न्यूज के बारे में बताता हूं, फिर बताता हूं ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। तो आपके आईपीसीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कहना है कि जो पूरी दुनिया है आगे आने वाले जो 2 डेकेड्स हैं, यानी कि आगे आने वाले जो 20 साल हैं, हम बहुत सारे अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजर्ड्स फेस करने वाले हैं। यानी कि आने वाले टाइमों में बहुत सारे आपके डिजास्टर्स आने वाले हैं जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है और हमें अपनी तैयारी उस अकॉर्डिंग करने वाली है। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, इसके बारे आपको पूरी डिटेल में बताता हूं फ्रेश शीट पे, और आईपीसीसी का कहना क्या है, फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आऊंगा। देखो, हर चीज के फैक्टर और जो आजकल दुनिया में करंट टॉपिक बना ही रहता है वो है क्लाइमेट चेंज को लेके। जो दुनिया में आपकी चीजें बदल रही हैं उसके रिगार्डिंग आपकी चीजें जाननी जरूरी है कि मतलब क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, कैसे। देखो, जब से आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, थोड़ी सी पास से वहां से शुरू करता हूं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, मशीनरी आने के बाद, आपके कोल, पेट्रोल, ये सारी चीजों का जब से यूज बढ़ा है तब से आपकी एमिशंस भी बढ़ गए हैं। जो आपकी गैस की एमिशंस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सारी गैसेस की एमिशंस बढ़ गई हैं। इस एमिशंस के बढ़ने के कारण क्या हुआ है, जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर एक तरह से हवा का ब्लैंकेट होता है, इसके अंदर इन गैसेस की धीरे धीरे प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब होता क्या है, एक नॉर्मल अर्थ का डे आपको बताता हूं। देखो, जो सन से लाइट आती है ना, सन की लाइट में अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं। ये हम ज्योग्राफी एटमॉस्फेयर के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। होता क्या है, जितनी सन से पूरे दिन में लाइट आती है, उसके बाद कई लाइट तो आपकी अर्थ को एंटर करने से पहले ही वापस मुड़ जाती है, कई लाइट आपकी यहीं पे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, और 35% के करीब लाइट आपकी अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। बाकी सारी की सारी या तो एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है या वापस चली जाती है, अर्थ एंटर ही नहीं करने देती उस लाइट को। अब हो क्या रहा है, रात को ये दिन में ये लाइट थी, सारा दिन सन रहा, सारा दिन गर्मी आई, रात को अर्थ अपने आप को गर्म कैसे रखती है। देखो, अर्थ की ना एक प्रॉपर्टी है, नहीं तो होना क्या था हमारे साथ, दिन में हद से ज्यादा गर्मी होनी थी और रात को बर्फ ही जम जानी थी, अगर अर्थ का एक अपना खुद का साइकिल ना होता। ये अर्थ का साइकिल क्या है, अर्थ जब दिन में सुबह सन आया होता है, अर्थ गर्मी एब्जॉर्ब करती रहती है, आपका जो लैंड है ये भी गर्म होता रहता है, जो आपकी हवा है ये भी गर्म होती रहती है। जैसे ही सन जाएगा, ये दोनों चीजें क्या करेंगे, ये सारी की सारी अपनी हीट निकालना शुरू कर देंगे और सारी स्पेस में हीट फेंक देंगे, ताकि अर्थ सुबह तक अपनी सारी हीट कैंसिल आउट कर दे और अगले दिन के लिए दोबारा से हीट लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ना अर्थ हद से ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि रात को आपकी जो गर्मी, देखो रात को भी गर्मी आ रही होती है, वो गर्मी कहां से होती है, आपकी हवा गर्म हुई पड़ी है और आपका लैंड गर्म हुआ पड़ा है। जब आप समर्स में भी, दिन में भी जब आप कहते हो ना कि बहुत गर्मी पड़ रही है, एक्चुअली गर्मी कभी भी सन से नहीं हमें पड़ रही होती, गर्मी हमेशा धरती से पड़ती है। तभी तो आप कभी ट्रैवल करते हुए सड़कों को देखते हो, सड़कों के ऊपर थोड़ा हवा का मोशन दिख रहा होता है ना, क्योंकि लैंड जब गर्म हो जाता है ना, लैंड बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है, और ये सारी रात हीट रिलीज होती रहती है। तो पूरी रात लगा के आपके, अगर कभी भी आप नंगे पैर बाहर जाओगे गर्मियों में, दिन में बहुत ज्यादा गर्म पड़ा होता है, शाम को भी जाओगे, रात को भी जाओगे, रात को अभी जमीन ठंडी नहीं हुई होती, पर अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाओगे आप देखोगे जमीन ठंडी पड़ी हुई है, क्योंकि जमीन ने अपनी सारी गर्मी निकाल दी है। ठीक है, और ये सारी की सारी स्पेस में चली जाएगी, अगले दिन फिर से हीट आनी शुरू होगी। इस पूरे प्रोसेस को वैसे कहते हैं आपके अर्थ का हीट बजट। बजट अल्टीमेटली न्यूट्रल होना चाहिए, जितना आया उतना चला जाए, तो उसी तरीके से आपके अर्थ को इसे हीट बजट कहते हैं, जितनी गर्मी आई उतनी गर्मी निकल भी जाए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस है ना, जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर इकट्ठी होती जा रही हैं,
ये क्या करते हैं, जो अर्थ गर्मी रिलीज करता है ना, ये इस गर्मी को पकड़ के रख लेती है, तो ये हीट बजट पूरा निकलने नहीं देती। जितनी गर्मी आपकी रात को निकल जानी चाहिए थी उसे निकलने नहीं देती। तो अब अगला दिन भी आ गया, हीट बनी हुई है थोड़ी बहुत, चाहे आपकी सिर्फ 2 या 3% रह जाए, पर वो एक्सेस है ना, उसकी जरूरत तो नहीं थी हमें, क्योंकि अगले दिन फ्रेश आनी थी। तो इसके कारण लॉन्ग टर्म में जब ये इकट्ठी होती जाएगी तो अपने आप अर्थ के अंदर जिस फिनोमिना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग अक्कर होती है। सारी की सारी अर्थ आपकी गर्म होती जाती है। ग्लोबल वार्मिंग यही है कि जो आपका एटमॉस्फेयर आसपास पूरा गर्म होता जा रहा है। कारण क्या है कि ऐसी गैसेस का इकट्ठा होना। देखो वैसे सबसे ज्यादा जो हीट को एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल जो गैस रखती है ना, वो है आपके वाटर वेपर। पर हम वाटर वेपर को खतरनाक फिर क्यों नहीं मानते? दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का पोटेंशियल है हीट को एब्जॉर्ब करने का, वो वाटर वेपर का है। ठीक है, सबसे ज्यादा हीट ये एब्जॉर्ब करते हैं। पर जब हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वो गैसेस जो अर्थ को गर्म कर रही है, उसके अंदर वाटर वेपर कभी फीचर नहीं होता है। ऐसा क्यों? अगर सबसे ज्यादा गर्मी ये करते हैं तो इन्हें क्यों नहीं फीचर करते? क्योंकि अगली चीज जो कंसिडर करनी पड़ती है इन दोनों में, जैसे फर्क बताऊं, वो है कि इनका लाइफ क्या है, ये कितने टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। देखो वाटर वेपर की ये प्रॉपर्टी मानी जाती है कि लेट्स सपोज आज एक ड्रॉप, पानी का ड्रॉप वाटर वेपर बना है, ये अगले 7 से 10 दिनों में कहीं ना कहीं बारिश बन के गिर जाएगा। तो इसका साइकिल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 7 से 10 दिन के अंदर कोई चीज खत्म हो जाए वो हार्मफुल नहीं मानी जाती। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या प्रॉब्लम है? आज आपकी कार आप जो चला रहे हो, ठीक है, 2 व्हीलर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, आपने जब उसे चलाया उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एक जो आज मॉलिक्यूल निकला है, उसे खत्म होने के लिए 80 से 90 साल लगते हैं। तो आज से जो 80-90 साल पहले भी गैस प्रोड्यूस हुई होगी, वो आज भी एटमॉस्फेयर में घूम रही है। तो लॉन्ग टर्म इन गैसेस की क्या प्रॉब्लम आती है? ग्रीन हाउस गैसेस हमें जिन्हें उन गैसेस को कहते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक एटमॉस्फेयर में रुक के पोल्यूशन करती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, इसी कारण वाटर वेपर इन गैसेस में काउंट नहीं होती। 7 से 10 दिन साइकिल इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये साल है, दिन भी नहीं है, साल है। 80 से 90 साल, एक इंसान की पूरी लाइफ इसी के बीच में है। ठीक है, तो इतना ज्यादा हम अपनी पूरी लाइफ में सोचो हम कितना पोल्यूशन कर जाते हैं, और कितने पहले से जो लोग मर भी चुके हैं उन्होंने जो पोल्यूशन जनरेट किया तो वो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है। वो शायद ना बचे, उनका पोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये जो चीजें हैं, इसी कारण आपके अब हो क्या रहा है अर्थ के ऊपर, अब जब ये सारी वार्मिंग और ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके कारण अर्थ के अपने खुद के टेम्परेचर इंबैलेंस हो रहे हैं। अब जब टेम्परेचर इंबैलेंस होगा, टेम्परेचर के ऊपर ही हर चीज डिपेंड करती है। टेम्परेचर के ऊपर ही रेनफॉल डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के कारण ही आपकी हवा जो चलती है, जो लोकल विंड्स है, वो भी इसके कारण चलती है। ठीक है, देखो हवा चलने का एक मेन कारण जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन है। मैं आपको थोड़ा सा और टेक्निकल चीज थोड़ी सी बताता हूँ, पूरा कंसेप्ट करवा रहा हूँ, इन डेप्थ करवा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। देखो आपके जो टेम्परेचर और प्रेशर है ना, इनके बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। इसका क्या मतलब है? अगर कभी भी हाई टेम्परेचर होगा वहां पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और वाइस वर्सा, जब आपका लो टेम्परेचर होगा हाई प्रेशर क्रिएट होगा। इसे एटमॉस्फेयर के कंटेक्स्ट में मैं बताऊं, यही लैंड सरफेस को मान के चलते हैं। लेट्स सपोज ये लैंड सरफेस जो गर्म हो रही थी, देखो यहाँ पे आपकी हवा के पार्टिकल्स तो हर जगह है ना, हमें नहीं दिख रहे, पर बिल्कुल नीचे से शुरू हो रहे हैं। अब अगर नीचे लैंड सारा दिन गर्म हो रही है, लैंड अपनी गर्मी छोड़ना शुरू करेगी। ठीक है, लैंड ने अगर अपनी गर्मी छोड़ना शुरू किया, ये जो पार्टिकल्स हैं जब इन्हें हीट मिलेगी ये एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होने का मतलब होता है भागने लग जाते हैं। भागने के कारण क्या होता है कि आपस में ये गैप बढ़ाते हैं आपस में, ताकि टकराएं कम। तो ये दूर दूर फैल गए, टकराने के कारण एक दूसरे से दूर दूर हो गए, ये बीच में गैप प्रोड्यूस हो गया ना, इसी गैप को कहते हैं कि आपका लो प्रेशर बन गया। प्रेशर यही चीज होती है कि कोई चीज कितनी जुड़ जुड़ के बैठी हुई है।
जितनी चीज एक दूसरे के पास होगी उतना ज्यादा प्रेशर है, जितनी चीज एक दूसरे से दूर होगी उतना लो प्रेशर है। ठीक है, विंटर टाइम इमेजिन करो, जब आपकी जमीन बिल्कुल ठंडी हुई पड़ी होती है, तब आपके पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं है, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बल्कि एक दूसरे के पास सेटल डाउन होने लग जाते हैं। ठीक है, हवा के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं, इसीलिए कहते हैं जब पास पास पार्टिकल हुए जगह बहुत कम रहेगी ना, इस कारण कहते हैं कि ये हाई प्रेशर है। ठीक है, तो इस कारण ये इनवर्स रिलेशन इसलिए माना जाता है कि जब जमीन गर्म हो रही थी तो जमीन के ऊपर हाई टेम्परेचर था, इस कारण ऊपर लो प्रेशर हुआ। जब जमीन ठंडी पड़ी हुई है, लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, हवा चलती कैसे है, देखो हमेशा समर्स में हवा थोड़ी बहुत चलती रहती है ना, उस चलने का कारण क्या है कि ये जो लो प्रेशर के कारण ये बीच में गैप क्रिएट हुए ना, दूर से कहीं कोई हवा जहां पे इकट्ठी हुई पड़ी होती है, वो देखती है यहाँ पे गैप है, वो यहाँ पे रश इन करती है इस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, बस होता क्या है, दूर से जो हवा चलेगी वो ठंडी हवा होगी, मतलब हाइट से जो आती है वो ठंडी हवा आती है, नीचे आते तक गर्म हो जाती है, गर्म हवा ऊपर को फ्लो कर जाती है। ठीक है, दूसरे उससे बना देता हूं, गर्म हवा ऊपर को, तो लो प्रेशर बना रहता है, पर उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए ये हवा यहां आएगी, गर्म हवा ऊपर को जाएगी, इसके कारण आपकी हवा चलनी शुरू हो जाती है। पूरा साइकिल इस तरीके से चलता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा केस मैं आपको समुंदर के वहां पे बता देता हूँ, एक साइड का केस बताता हूँ, दूसरा अपने आप वाइस वर्सा हो जाएगा, नहीं तो हम ये टॉपिक करते रह जाएंगे। देखो ये मान लो आपका कोस्टल एरिया है, जहां समुंदर है एक साइड पे, आप जब भी समुंदर के पास जाओगे, खासकर गर्मियों में जब जाओगे, हमेशा देखना हवा हर टाइम चल रही होती है। अब हर टाइम हवा वहां पे कैसे चल रही है, उसका कारण ये है कि ये जो लैंड है, देखो समुंदर में भी डीप पे चले जाओगे ना, समुंदर में हवा चलनी बंद हो जाती है, लैंड पे भी डीप आ जाओगे, लैंड पे भी हवा चलनी बंद हो जाएगी। तो ये सिर्फ कोस्टल एरिया में ऐसा क्या हो रहा है कि आपकी हवा चल रही है। देखो बात क्या है, दिन में सन आया, ठीक है, सन ने अपनी हीट फेंकी, हीट आके आपकी लैंड के ऊपर भी गिरी है और पानी के ऊपर भी गिरी है। अब लैंड और पानी में सबसे बड़ा फर्क ये है, जमीन के अंदर तो नहीं देख सकते ना हम, ठीक है, तो जमीन क्या है, सिर्फ जो जमीन की सबसे ऊपर जो मिट्टी की सबसे टॉप लेयर है ना, वो सारी गर्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तो आपने समर्स में बचपन में करके देखा ही होगा, जैसे मिट्टी खोदते हो नीचे से ठंडी मिट्टी होती है, सिर्फ मिट्टी ऊपर ऊपर से गर्म हुई पड़ी होती है। वो क्यों, क्योंकि जितनी भी गर्मी आई वो टॉप लेयर के अंदर अंदर सारी गर्मी बसती जा रही है और वो लेयर हद से ज्यादा गर्म होती जा रही है। पानी की प्रॉपर्टी क्या है, देखो पानी अपने आप में ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। पानी क्या करता है, अपनी इस गर्मी को अंदर रोटेशन में ना नीचे तक लेके जाता रहता है। तो पानी अपने अंदर ये गर्मी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश में लगा रहता है। इसी कारण समर्स में जब आप पानी में जाते हो, पानी आपको ठंडा लगता है, पर जमीन आपको ठंडी नहीं लगती, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, पानी ओपन सोर्स में पड़ा हुआ है, पर पानी जमीन से कम गर्म हुआ होगा, क्योंकि पानी अपनी सारी की सारी गर्मी को बैलेंस कर लेता है, जितनी गर्मी आ रही है उसे बैलेंस करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कंट्रोल करता रहता है। अब दिन में हाई टेम्परेचर कहां पे बना, लैंड के ऊपर बना है पानी के ऊपर, लैंड के ऊपर, एक ही जगह कंसंट्रेट हो गया ना, ऊपर ऊपर ही है बस, इसने तो सारा बांट लिया, तो टेम्परेचर एवरेज हो गया ना, बैलेंस, नीचे ठंडा पानी था, ऊपर गर्म था, बैलेंस कर लिया, तो एवरेज टेम्परेचर इसका इतना राइज नहीं होता, पर यहां पे आपका हाई टेम्परेचर बन गया। हाई टेम्परेचर बनने के कारण लैंड के ऊपर प्रेशर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। यहां पे टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम है, तो ये लो टेम्परेचर है, यानी कि यहां पे हाई प्रेशर है। अब जो इस पानी के ऊपर हवा है, वो हवा देखती है कि यहां पे देखो लो प्रेशर, मैंने आपको बताया था ना कि हवा के बीच में गैप है, यहां पे पानी के ऊपर ये गैप कम है, तो हवा को दिख रहा है यहां गैप ज्यादा है, तो हवा को अपने आप को खुला करने के लिए क्या करेगी, इस साइड को चलना शुरू कर देगी कि मैं इस गैप को फिल कर दूं। इसी कारण जब आप दिन में समुद्र की साइड जाओगे, हमेशा देखोगे अगर आप यहां पे खड़े हो और समुद्र की तरफ फेस कर रहे हो, आपके मुंह पे आके हवा टकराएगी। ठीक है, क्लियर है।
तो दिन में ये फिनोमेना हो रहा होता है। अब रात को क्या होता है, रात को भी साथ में बताता हूं बस इसी डायग्राम में। रात को क्या हो रहा है, गर्मी ज्यादा डेप्थ तक कौन लेके गया हुआ है, ओशन, पानी लेके गया हुआ है उसे। अब रात को मैंने आपको बताया गर्मी अर्थ निकालना शुरू करती है, तो उसे गर्मी निकालने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसे डेप्थ से निकाल के लानी है ना। इन्होंने गर्मी ऊपर रखी हुई है, सिर्फ टॉप लेयर थी ना, टॉप लेयर अपनी गर्मी रिलीज करेगी और फ्री हो जाएगी। तो आपका लैंड ठंडा भी जल्दी हो जाता है पानी से, लैंड गर्म भी जल्दी होता है क्योंकि सिर्फ ऊपर की लेयर गर्म करनी है, ठंडा भी जल्दी हो जाता है क्योंकि सिर्फ ऊपर की लेयर से ही गर्मी निकालनी है। पानी गर्म भी लेट होता है क्योंकि उसे नीचे तक सब कुछ गर्म करना है, और उसके बाद जब रात होगी गर्मी नीचे से निकाल के लानी है तो टाइम भी ज्यादा लगता है। इसी कारण रात को क्या होता है कि आपका लैंड, यहाँ पे आपका लैंड एरिया ज्यादा ठंडा हो जाता है। जब लैंड एरिया ठंडा हो गया तो यहाँ पे हो गया लो टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर क्या हुआ, हाई प्रेशर। दूसरी साइड पे यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरिजन में ज्यादा है तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अब हवा रात को अपना रुख बदलती है, इस साइड से इस साइड को जाती है। हवा हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाएगी क्योंकि वहां पे गैप होगा, ठीक है, वहां पे हवा के बीच में गैप ज्यादा होगा हमेशा। तो अब अगर तुम रात को उसी ओशन पे जाओगे, अब हवा पीछे से आएगी अगर तुम समुद्र को फेस कर रहे हो। दिन में तुम समुद्र की तरफ खड़े थे, आगे से हवा आ रही थी, रात को उसी जगह खड़े हो, हवा उल्टी चलनी शुरू हो जाएगी। वो इस कारण होती है, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट में ज्योग्राफी में तुम और भी डिटेल में पढ़ोगे। इन दोनों कंसेप्ट को कहते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। जिस साइड से हवा चलती है उस साइड से उसे नाम देते हैं। जैसे ये हवा जमीन से समुद्र की तरफ जा रही है, ये लैंड ब्रीज होगी। समुद्र से लैंड की तरफ आएगी, सी ब्रीज होगी, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों हवाओं को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। चलो वापस कंसेप्ट की तरफ आते हुए, जो करंट अफेयर था उसकी तरफ आते हुए, तो आपके टेम्परेचर्स, आपके रेनफॉल, विंड, ये सारी चीजों में फर्क ला रहे हैं। इसके कारण आपके जो तूफान है उनकी अक्रेंस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है। ऐसी जगहों पे जहां पे तूफान रेयरली आते थे, जैसे इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन देखोगे ना, इंडिया की ना हर साल जो साइक्लोन है वो ईस्टर्न साइड पे आते आते हैं। हर साल करंट अफेयर में देखोगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल, यहाँ पे साइक्लोन आता ही आता है, ये हमेशा से आते आ रहे हैं। पर अब वेदर चेंज होने के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, आपके इस साइड से भी साइक्लोन आने लगे हैं। अब केरला, महाराष्ट्र, इन्हें भी देखोगे हर साल यहाँ पे साइक्लोन आ रहे हैं। नहीं तो जो आपका इस साइड पड़ता था अरेबियन सी, अरेबियन सी की साइड से तूफान बहुत कम आते थे, पर अब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी है क्योंकि यहाँ पे पानी का टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। पानी और लैंड का टेम्परेचर चेंज होगा और ज्यादा हवाएं चलेंगी और ज्यादा तूफान आएंगे, वही सारे के सारे इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। इस साइड तो हर साल पहले ही आते थे, तो अब आने वाले 20 साल ये सारे तूफान और बढ़ने वाले हैं। हिमालयस में देखिए, हिमालयस में जो बारिश होगी, लैंडस्लाइड्स, उसके बाद क्लाइमेट चेंज के बाकी इंपैक्ट देखोगे। देखो जो आपकी वेदर फिनोमिनाज हैं कि अगर हम ये नहीं समझ पाते कि आपकी बारिश कब होगी कब नहीं होगी, आपका एग्रीकल्चर सारा बर्बाद हो जाता है। लेट्स सपोज बिल्कुल ही फाइनल स्टेज आ गई है, क्रॉप की हार्वेस्ट होने वाला है, कटने वाली है, और उससे पहले आपकी बारिश आ जाए, किसान की तो सारी क्रॉप खराब होने के चांसेस है, ठीक है। तूफान भी आ जाए तो सारी की सारी क्रॉप बैठ जाएगी, ठीक है। वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब इसी से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आते हैं, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से बनाया हुआ है, जो आपके क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स को पढ़ रहा है। इनका ये कहना है, देखो अगर अर्थ को ओवरऑल देखोगे, अर्थ के पोल बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, बर्फ जमी हुई है ना, और सेंटर का एरिया जो इक्वेटर का एरिया है जो अर्थ का बिल्कुल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ना इस टाइम 18 डिग्री सेल्सियस के करीब है। अगर पूरे के पूरे अर्थ को बैलेंस करके देखोगे 18 डिग्री है। एक चीज की वार्निंग दी जाती है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से बढ़ गया, एवरेज टेम्परेचर
यानी कि 19.5 डिग्री तक पहुंच गया, और यहाँ 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री तो अर्थ के बहुत ही खतरनाक टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। देखो 20 डिग्री सुनने में लगता है कि क्या ही बड़ा टेम्परेचर है, पर दोनों साइड के इफेक्ट देखो। अगर पानी गर्म हो रहा है या अर्थ ओवरऑल गर्म हो रही है, यहां से आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। आइस मेल्ट होने के कारण क्या होगा, समुद्र के अंदर सारा पानी ऐड हो रहा है ना, समुद्र के अंदर पानी बढ़ना शुरू हो जाएगा। समुद्र के अंदर पानी बढ़ना शुरू हुआ तो आपके जितने कोस्टल एरियाज हैं वो डूबने शुरू हो जाएंगे, तो आपके वहां पे फ्लडिंग आनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा आपके बाकी जगहों पे रेनफॉल और ये प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी। तो बस इस कारण ये कैटास्ट्रॉफिक चेंज आने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने यही बोला है, 1.5 डिग्री वाला ये करंट अफेयर था, ठीक है। और अगर उन्होंने बोला कि इसे टेम्परेरली अगर ये टेम्परेचर इससे ऊपर भी जाता है तो एडिशनल सीवियर इंपैक्ट्स भी होंगे। तो ये आईपीसीसी यही करता है, ऐसी सारी रिकमेंडेशन देता रहता है। इनके हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, 195 मेंबर्स इसके हैं। इसे 1988 में बनाया गया था 3 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है, मतलब 2 ने बनाया था और बाद में तीसरे ने एंडोर्स किया। 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। देखो यूनाइटेड नेशन का एक अलग प्रोग्राम भी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो सारी इन्वायरमेंट चेंज को पढ़ता है। आईपीसीसी का स्पेसिफिकली काम ही क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करना है। ये करता क्या है, ये खुद कोई रिसर्च नहीं करते, ये बाकी साइंटिस्ट की रिसर्च को दुनिया तक पहुंचा के अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, वो ये अवेयरनेस का काम है। क्लियर है, ठीक है। जैसे इस टाइम आपकी एक लेटेस्ट जो रिपोर्ट ये तैयार कर रहे हैं वो 6th असेसमेंट साइकिल होगा, ये 2022 के अंदर अंदर तैयार होके आ जाएगी, ठीक है। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी जो 6th असेसमेंट की रिपोर्ट है, इसके अंदर अभी तक क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, हर कंट्री कितनी रिस्पॉन्सिबल है इन चेंजेस के लिए, और हम एज अ हर कंट्री के तौर पे एज अ इंडिया जैसे हम क्या कर सकते हैं इन चेंजेस को रिवर्स करने के लिए। हर कंट्री को सजेशंस, कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए। देखो सिर्फ पोल्यूशन अब कम करने से कुछ नहीं होगा, हमें मिटिगेशन भी करनी पड़ेगी। मिटिगेशन क्या होता है कि डिजास्टर्स के लिए ज्यादा बेटर तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब हम रोक तो सकते नहीं अगर साइक्लोन आएगा, ठीक है, अब वो चेंजेस तो हो ही गए हैं, तो हमें अपने लाइफस्टाइल, अपने प्रेपरेशन प्लान इस तरीके से बनाने पड़ेंगे कि कोई भी ऐसा चेंज जब भी अकर होता है हम उसे रिस्पॉन्ड अच्छे से कर सकें, ताकि लाइफ और प्रॉपर्टी का मिनिमम डैमेज हो। इसे कहते हैं मिटिगेशन के स्टेप्स उठा के रखना, कि तुम प्रिपेयर करो अपनी पॉपुलेशन को कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, तो वो भी करना पड़ेगा। इंडिया की दुनिया में डिजास्टर मैनेजमेंट में ना इंडिया का नाम काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स बहुत बेटर है। जैसे अगर तुम फ्लड देखोगे या कभी भी साइक्लोन देखोगे ना, अमेरिका जैसे देशों में भी देखना, साइक्लोन के टाइम 50 लोग मर गए, 70 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, ऐसे उनके काउंट होते हैं। इंडिया के अंदर जब साइक्लोन आते हैं ना, जैसे खासकर आंध्र प्रदेश की साइड जब आते हैं, आंध्र प्रदेश ओडिशा ने मास्टर कर लिया उस चीज को, वहां पे डेथ काउंट होता है 2 लोग मरे, 5 लोग मरे। हमारे पॉपुलेशन भी ज्यादा है तब भी हम इतने कम लोगों को मरने दे रहे हैं, क्योंकि हमने एक पूरा इन स्टेट्स ने क्या किया, एक पूरा डिटेल्ड प्लान बना के रखा हुआ है। जब पहली वार्निंग आई तब क्या करना है, जब साइक्लोन यहां पहुंच गया तब क्या करना है। तो ये क्या करते हैं, वहां से जितने एरिया में साइक्लोन आना होता है सारा का सारा शहर तक खाली करवा देते हैं, कोई वहां पे रहता ही नहीं, पीछे किसी को नहीं छोड़ते, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज होगी, लोग तो नहीं मरेंगे। तो इस तरीके से बसेस पे बसेस भर के सरकार वहां से सबको ले जाती है। तो अमेरिका भी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो दुनिया में ना केस स्टडी बनती है कि इंडिया किस तरीके से डिजास्टर्स को रिस्पॉन्ड करता है। इसकी एक और भी खासियत है, क्योंकि दुनिया में आपने सुना होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एक अलग से पैरामिलिट्री फोर्स एग्जिस्ट करती है जो सिर्फ डिजास्टर्स को रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। हमारे न्यूज चैनल्स को कई बार पता नहीं होता, वो बस जैसे ही हाँ न्यूज दिखा रहे होते हैं अब यहाँ पे फौज पहुंच गई है, फौज रेस्क्यू कर रही है, फौज, वो फौज नहीं होती, वो आर्मी नहीं होती, एक अलग से फोर्स एग्जिस्ट करती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इंडिया की। वो फोर्स वहां पे पहुंचती है, उनकी यूनिफॉर्म आर्मी जैसी दिखती है,
तो न्यूज चैनल वाले पढ़ के तो आते नहीं, वो ऐसे ही जाके वहां पे लग जाते हैं कि फौज आ गई है, फौज देख रही है। वो फौज नहीं होती, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है तब जाके एयरफोर्स और नेवी जैसे को बुलाया जाता है जहां पे कभी प्रॉब्लम आए, पर पहला रिस्पॉन्स वही देते हैं, ठीक है। जैसे जब उत्तराखंड में आए थे तब ऑब्वियसली आपके एयरफोर्स को बुलाना पड़ा था क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस ऐसे हो गए थे, पर नहीं तो आपकी यही सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर है? ये इसके बारे यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोई भी डाउट यहां तक? दूसरा करंट अफेयर, आजकल ज्यादातर आपका न्यूज़पेपर यूक्रेन और ये सारे इश्यूज के ऊपर यहाँ तो फोकस है, या इंडिया के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं तो उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर कमेंटबाजी चलती रहती है, तो न्यूज आजकल कम आ रही है क्योंकि सारी दुनिया का फोकस, इंडिया का फोकस इलेक्शन पे हुआ पड़ा है और दुनिया का फोकस यूक्रेन पे शिफ्ट हुआ पड़ा है। तभी तो अचानक सारी दुनिया कोविड भी भूल चुकी है अब, क्योंकि अलग ही चीज अब उस पे आ गई है। अब सेकंड करंट अफेयर एक चीज के बारे में बताता हूँ। इस टाइम ना आपके यूनाइटेड नेशन का भी सेशन चल रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इमरजेंसी सेशन आया हुआ है। जब से यूक्रेन की क्राइसिस आया, यूनाइटेड नेशन में सारे देश इकट्ठे हुए हैं और वो रशिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि वो वॉर बंद करे, पीस से सारे बात करें, तो ये पूरा प्रेशर क्रिएट हो रहा है वहां पे। इसी के चलते हुए जब इंडिया ने वोट डाली थी ना, यूनाइटेड नेशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट दो बॉडीज हैं, एक को कहते हैं यूएनजीए और एक को कहते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीज यूनाइटेड नेशन में ये दो हैं। यूएनजीए को मान लो एक तरह से दुनिया की पार्लियामेंट है, जितनी कंट्रीज हैं दुनिया में वो सारी की सारी, मतलब जितनी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है सब इसके मेंबर्स हैं। तो 192 करीब जो देश हैं, 194 हो गए हम, 194 के करीब जो देश हैं वो सारे के सारे इसके अंदर बैठते हैं। हर कोई जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जैसे आपकी पार्लियामेंट बैठी है, टाइम मांगेंगे, 5 मिनट 2 मिनट जो भी बोलना है वो बोलेंगे और उसके बाद बैठ जाएंगे। किसी ने दूसरे को कमेंट करना है या जनरल एड्रेस करना है सबको, यहाँ पे सारे के सारे दुनिया के देश एक दूसरे को इस तरीके से कमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेसिफिकली काम है दुनिया में पीस बनाए रखना। इसके एक टाइम पे, एनी गिवन टाइम पे सिर्फ 15 मेंबर्स होते हैं। ये 194 कंट्रीज में से कोई भी जो 15 मेंबर्स इसके पार्ट होंगे। अब ये जो 15 है ये दो हिस्से में बटे होते हैं, 10 इस साइड पे 5 लिख देता हूं, साइड पे 10 मेंबर्स और 5 मेंबर्स। देखो 5 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे हैं जो परमानेंटली इसके मेंबर रहते हैं, जो हमेशा हर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके मेंबर है। 10 जो मेंबर्स हैं ये 194 में से ये 10 लोग इलेक्ट होते रहते हैं 2 साल के पीरियड के लिए। 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, फिर कोई और कंट्री उसकी जगह आ जाएगी, तो ऐसे रिटायरमेंट इलेक्शन चलते रहते हैं लगातार। तो ये 10 लोग ये टेम्पररी हैं, ये चेंज होते रहते हैं। ये 5 लोग परमानेंट है। ये 5 लोग कौन है? ये 5 देश कौन से हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी, वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स हैं ये सारे, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दे दिए थे। सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया में पीस इंश्योर करने के लिए, दुनिया की सारी सिक्योरिटी करने के लिए, तो ये 5 ने इसी कारण अपने आप को यहाँ पे बेनिफिट दिया था। ये 5 देश हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और आपका चाइना। ये 5 देशों ने मिलके अपने आप को स्पेशल बेनिफिट दिए हुए हैं इस टाइम यहाँ पे, ठीक है। बाकी 10 आपके 2-2 साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। अभी इन 10 मेंबर्स में से एक मेंबर इंडिया भी आया हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास क्या पावर है? 2 पावर्स हैं। एक तो ये किसी भी कंट्री के खिलाफ सैंक्शन लगा सकते हैं। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शन लगाने का, सैंक्शन वर्ड आपने रिसेंटली सुना होगा, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया रशिया के ऊपर। ये सैंक्शन लगाने का मतलब होता है तुम बिल्कुल ही उनके साथ ट्रेड बंद कर देते हो, या जो भी कमोडिटीज तुमने लिखी है उसके अंदर ट्रेड बंद कर देते हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सैंक्शन लगने का मतलब है, अगर इस बॉडी के अंदर अभी जो लगाए हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए ने लगाए हैं, जर्मनी ने, फ्रांस ने, उन सब ने लगाए हैं।
यूएनएससी ने नहीं लगाए। अगर यूएनएससी किसी के ऊपर सैंक्शन लगा देती है, वो 194 देश जो हैं, मतलब 193 एक जिसके ऊपर लग रहे होंगे, वो सारे 193 देश उसके साथ ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर देंगे। वो कंट्री दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, उसे कोई भी लिटरली नहीं बुलाएगा। तो जब किसी कंट्री की इकोनॉमी को इतना ज्यादा क्रिपल कर देते हैं तो वो अपने आप ही सही रास्ते पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर ये 5 ने अपने आप को क्या स्पेशल बेनिफिट दिया यूएनएससी में? देखो, सैंक्शन इसी बॉडी ने लगाने हैं। इन 5 ने अपने आप को पावर दी हुई है, एक पावर को कहते हैं वीटो पावर। वीटो का मतलब होता है पावर टू से एब्सोल्यूट नो, कंप्लीटली मना कर देना। इसका क्या मतलब है? एब्सोल्यूट नो का मतलब है कि देखो, लेट्स सपोज कोई भी मोशन आता है, देखो इसके अंदर मोशन प्रेजेंट करना पड़ता है कि कोई भी, लेट्स सपोज हम 15 लोग बैठे हुए हैं, 15 लोग बैठ के रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाना चाहते हैं। पहली बात तो रशिया भी बैठा हुआ है हम सबके बीच में, परमानेंट 5 में है ना वो तो, ठीक है। तो रशिया को गिन के 15 लोग बैठे हुए हैं, मैं यूक्रेन हूं, मैं कहूं कि इस कंट्री के खिलाफ, रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाएं सारे, तो उसके बाद क्या होगी? वोट डलेगी कि अगर मेजॉरिटी एग्री करती है, हाँ हम इसके ऊपर बैन लगा देंगे, वीटो सॉरी सैंक्शन लगा देंगे। पर इन 5 देशों के पास ये पावर है कि इनमें से अगर एक कंट्री ने भी मना कर दिया, लेट्स सपोज आपके 15 कंट्रीज है ना, 15 में से 14 ने हाँ बोल दिया, यस बोल दिया, पर एक कंट्री ने ना बोला, पर वो ना बोलने वाली कंट्री इन 5 में से एक है, वो पूरा रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाता है। तो रशिया के खिलाफ सैंक्शन इसी कारण यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं लग रहे। रशिया अपने खिलाफ थोड़ी लगने देगा, वो ना बोल देता है, ठीक है। तो इस टाइम सारी डिबेट यहां चल रही है। इसका इंडिया का भी थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है कि देखो, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोट हुई, अब बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज ऑब्वियसली सपोर्ट कर रही थी कि उसके खिलाफ बैन लगे, रशिया के खिलाफ। आप जब भी वोट होती है ना, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, आप हाँ बोल सकते हो, ना बोल सकते हो, या तीसरा ऑप्शन होता है एब्सटेन कर जाना। एब्सटेन करने का क्या मतलब है कि 15 लोगों में मैं बैठा हूं, मेरी वोट डालने की बारी आई, मैं बस ये कह दूं कि मुझे वोट ही नहीं डालनी। अब ना मैंने हाँ बोला, ना मैंने ना बोला, ठीक है। दोनों साइड मैंने हैंड रेस नहीं किया ना, जब बोला होगा कौन कौन एग्री करते हैं, हाँ वाले ने बोला होगा, कौन कौन नहीं एग्री करते उन्होंने हाँ बोला होगा, मैंने दोनों टाइम में हाथ नहीं खड़ा किया। मेरा मानना जाता है कि मैं एब्सटेन कर गया, यानी कि मैंने वोट ही नहीं डाली। तो इंडिया ने किसी भी एक साइड फैसला नहीं लिया और हमने एब्सटेन कर दिया। तो ये चीज जो है कई कंट्रीज को पसंद नहीं आई, ठीक है। और दूसरा जो आपका करंट अफेयर जिसके साथ मैंने कनेक्ट किया है, G4 नेशंस। देखो, जब ये सारा का सारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना, ये 5 लोगों ने अपने आप को परमानेंट, 5 लोगों ने जो सीट दी, उस टाइम से लेके अब तक ना वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। दुनिया में और भी ऐसी कंट्रीज हैं जो अब पावरफुल हो चुकी हैं और वो भी चाहती हैं कि हम भी इसके परमानेंट मेंबर अब बने। वो 4 कंट्रीज ने, जो 4 कंट्रीज यहाँ की सीट ढूंढ रहे हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं G4 नेशंस, जो है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये 4 कंट्रीज भी कहते हैं कि हमें भी परमानेंट सीट दो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि परमानेंट सीट मिलने का मतलब है कि हमें एक तो हर टाइम इलेक्शन में नहीं खड़े होना पड़ेगा और दूसरा हमारे पास भी वीटो पावर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारा का सारा काम कर पाएंगे। क्लियर है? तो फिर P5 की जगह अगर ये चारों एडमिट हो जाते हैं तो P9 हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी एक्सपेंशन हो सकती है। क्लियर है? पर अभी नहीं हुई है, अभी हम सिर्फ सीख कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। अगर इंडिया को मिल जाती है, दुनिया में रुतबा बढ़ जाएगा। बस अभी कोशिश में लगे हुए हैं इसके। कोई भी डाउट? जनरल असेंबली में देखो, सबसे पहले तो डिस्कशंस होती हैं। दूसरा, अगर लेट्स सपोज कोई भी नया देश बनता है, जैसे अभी रशिया ने 2 नए देश भी रिकॉग्नाइज कर दिए जो यूक्रेन के हिस्से थे, लुहांस्क और दूसरे क्या है, तो लुहांस्क और दूसरा डी से दोनेस्टर, ऐसे करके कुछ जो उसका नाम है। अब कल वो आके यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप मांगे कि हमें भी एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करो, यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनाओ। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल देना पड़ता है इन 15 लोगों को कि हाँ हम तुम्हें एडमिट कर देंगे, ठीक है, तुम्हारी एप्लीकेशन शुरू करवा देते हैं।
उसके बाद वो एप्लीकेशन जाती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जहां पे आपकी मेजॉरिटी को सपोर्ट करना पड़ता है, फिर ही जाके उस कंट्री को रिकॉग्निशन मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। नहीं तो उसे पूरी दुनिया में कोई रिकॉग्निशन नहीं देता। ठीक है, जो देना चाहता है उनकी अपनी मर्जी है, वैसे जनरली नहीं देते। ठीक है, जैसे अभी तक चाहे आपके तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिली है दुनिया में। तो जब तक उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, तालिबान की तरफ से कोई भी एम्बेसडर आके यूनाइटेड नेशन में नहीं बैठेगा उनकी सरकार में से। वही अफगानिस्तान के जो पहले थे वही बंदे अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, वो अमेरिका में अब बस वापस जा भी नहीं सकते, वो वहीं पे है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा का सारा वर्ल्ड ऑर्डर चलता है। क्लियर है? ये दो बॉडीज बारे कोई भी डाउट हो? ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।